तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम क्वांटम भौतिकी के सबसे पेचीदा, सबसे दिमाग घुमा देने वाले प्रयोगों में से एक डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर पर बात करेंगे। इस एक्सप्लेनर में हम एक फिजिक्स मास्टर क्लास की तरह इसकी यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की गहराई में जाएंगे। इस पूरी जर्नी में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। क्वांटम पूरकता की नींव से लेकर व्हीलर का विलंबित विकल्प, क्वांटम इरेजर की यांत्रिकी, पाथ इन्फॉर्मेशन मिटाना, व्यतिकरण पैटर्न समझना और अंत में सापेक्षता और कॉज़ैलिटी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला भाग, क्वांटम पूरकता या क्वांटम कॉम्प्लीमेंटैरिटी की नींव। सारा खेल इसी विरोधाभास का है। क्वांटम पार्टिकल्स का वो नेचर जो एक ही वक्त में दो रूप दिखाता है। आप जानते हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का सीधा सा मतलब है कि क्वांटम इकाइयां कण और तरंग दोनों के गुण दिखा सकती हैं। लेकिन कैच ये है कि डबल स्लिट सेटअप में जैसे ही आप विच पाथ यानी किस पथ की जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, वो वेव वाला इंटरफेरेंस पैटर्न तुरंत कोलैप्स हो जाता है। आप पाथ देखेंगे और तरंग नष्ट हो जाएगी। और यही एंट्री होती है क्वांटम इंटैंगलमेंट की। मान लीजिए दो कण एक ऐसी समग्र अवस्था बनाते हैं जो बिल्कुल अविभाज्य है। आप एक को दूसरे से अलग डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जानकारी लोकली भले ही छुपी भी हो, लेकिन जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वे पूरी तरह से कोरिलेटेड होते हैं। दूसरा भाग, व्हीलर का विलंबित निर्णय। अब जरा इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से इस डिलेड चॉइस इरेजर के आइडिया ने जन्म लिया। दशकों तक भौतिक विज्ञानी थॉट एक्सपेरिमेंट्स से लेकर सटीक लैब मेजरमेंट्स तक कैसे पहुंचे, ये यात्रा वाकई कमाल की है। 1927 में कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन से शुरुआत हुई। फिर 1978 में जॉन व्हीलर ने एक इंटरस्टेलर स्केल पर डिलेड चॉइस का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1982 में स्कली और ड्रूहल ने इरेजर का थ्योरेटिकल मॉडल दिया और फाइनली 1999 में किम और उनके साथियों ने इसे लैब में सच कर दिखाया। तो इससे एक बहुत ही अजीब सा सवाल सामने आता है। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि स्लिट से गुजरते वक्त पार्टिकल को तय करना होगा कि उसे वेव बनना है या पार्टिकल। लेकिन क्या होगा अगर हम मापने का फैसला ही डिले कर दें? क्या अभी लिया गया कोई मेजरमेंट किसी पार्टिकल के अतीत को, उसके पास्ट के बिहेवियर को बदल सकता है? जॉन व्हीलर ने हमारे इसी कॉमन सेंस को चुनौती दी थी। उनका मशहूर कोट है, कोई भी घटना तब तक घटना नहीं है जब तक कि वो देखी गई घटना न हो। यानी भौतिक वास्तविकता हमारे ऑब्जर्वेशंस के मोमेंट से गहराई से जुड़ी है। तीसरा भाग, क्वांटम इरेजर की यांत्रिकी। चलिए अब किम और उनके सहयोगियों के उस असल एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर झांकते हैं। एक फिजिक्स स्टूडेंट के नज़रिए से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सेटअप कुछ ऐसा है। सबसे पहले एक आर्गन लेजर से एक फोटॉन फायर किया जाता है। अब यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़ है BBO क्रिस्टल। ये नॉन लिनियर क्रिस्टल स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्जन के जरिए उस फोटॉन को दो उलझे हुए यानी इंटेंगल्ड फोटॉन्स में बांट देता है, एक सिग्नल और एक आइडलर। सिग्नल फोटॉन सीधा बिना किसी रुकावट के एक छोटे रास्ते से डिटेक्टर D0 तक चला जाता है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट आइडलर फोटॉन में है। ये अलग अलग रास्तों से होते हुए बीम स्प्लिटर्स की एक सीरीज की तरफ बढ़ता है। यहाँ ध्यान दीजिए, डिटेक्टर D3 और D4 वो डिटेक्टर्स हैं जो विच पाथ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन डिटेक्टर D1 और D2 इरेजर का काम करते हैं। ये पाथ्स को इस तरह मिला देते हैं कि ये जानना नामुमकिन हो जाता है कि फोटॉन असल में किस स्लिट से आया था। और अब आता है वो नंबर जिसने सबको चौंका दिया, 8 नैनोसेकंड। आइडलर फोटॉन का रास्ता जानबूझकर थोड़ा लंबा रखा गया है। इसका मतलब है कि सिग्नल फोटॉन के D0 पर टकराने और मेजर हो जाने के पूरे 8 नैनोसेकंड बाद आइडलर फोटॉन का मेजरमेंट होता है। यही वो डिले है जो पूरे एक्सपेरिमेंट की जान है। चौथा भाग, पथ की जानकारी मिटाना। चलिए अब थोड़ा थ्योरी में उतरते हैं और समझते हैं कि क्वांटम लेवल पर ये इरेजर या जानकारी मिटाने का प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। अगर हम कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन और डीकोहेरेंस अप्रोच की तुलना करें तो बात साफ हो जाती है। कोपेनहेगन कहता है कि ऑब्जर्वेशन से वेव या पार्टिकल स्टेट में से एक को चुनना ही पड़ता है। दूसरी तरफ डीकोहेरेंस बताता है कि जब सिस्टम बाहरी वातावरण के साथ उलझता है तो इंटरफेरेंस दब जाता है। इसीलिए इंटरफेरेंस को वापस पाने के लिए सिस्टम को एनवायरमेंटल डीकोहेरेंस से अलग रखना बेहद जरूरी है।
यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टलैंड का पोलराइजेशन एनालॉजी इस प्रोसेस को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। सोचिए कि एक सिग्नल फोटॉन इंटरफेरोमीटर से गुजरता है। अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यानी HV बेसिस पर मापते हैं तो आपको सटीक रास्ता पता चल जाता है। ये कण वाली पिक्चर हुई। लेकिन अगर आप मेजरमेंट को 45 डिग्री घुमा दें डायगोनल बेसिस पर तो HV का फर्क ही मिट जाता है। ये घुमाव विच पाथ डेटा को पूरी तरह स्क्रैम्बल या इरेज कर देता है और इसी से हम फेज इन्फॉर्मेशन को रिकवर करके इंटरफेरेंस को वापस ला सकते हैं। 5वां भाग व्यतिकरण पैटर्न यानी इंटरफेरेंस पैटर्न को अलग करना। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रिटिकल हिस्सा यही है। डिटेक्टर D0 पर जो रॉ डेटा मिलता है उसे हम कैसे समझते हैं। ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। देखिए, अगर आप सिर्फ D0 पर सारा डेटा एक साथ देखेंगे तो आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा, बस एक बड़ा सा धब्बा या क्लम्प दिखेगा। अगर आप D0 के डेटा को D3 और D4 के साथ मैच करेंगे जहां पाथ पता है तो भी सिर्फ क्लम्प्स ही दिखेंगे। लेकिन मैजिक तब होता है जब आप D0 को D1 और D2 के साथ कोरिलेट करते हैं जहां पाथ मिटा दिया गया है। तब आपको वो छिपे हुए पाई फेस शिफ्टेड फ्रिंज दिखाई देते हैं। तो हम उस क्लम्प में से इस पैटर्न को निकालते कैसे हैं? यही काम आती है कोइंसिडेंस काउंटिंग। ये एक वाइटल सॉर्टिंग मैकेनिज्म है। जब हम 8 नैनोसेकंड डिले वाले आइडलर डेटा को D0 डेटा के साथ मैप करने के लिए एक कोइंसिडेंस काउंटर का यूज करते हैं, केवल तभी वो छिपे हुए इंटरफेरेंस फ्रिंज गणितीय रूप से बाहर निकल कर आते हैं। छठा और आखिरी भाग, रिलेटिविटी और क्वांटम कॉज़ैलिटी। आइए अब उन सैद्धांतिक उलझनों और उस फेमस मिथक पर बात करते हैं कि क्या यहाँ कोई रेट्रो कॉज़ैलिटी या टाइम ट्रैवल हो रहा है। क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न 8 नैनोसेकंड बाद लिए गए फैसले पर डिपेंड कर रहा है, तो ये मान लेना बहुत टेम्पटिंग लगता है कि वर्तमान ने समय में पीछे जाकर अतीत को बदल दिया। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? PNAS में पब्लिश हुए पेपर में माओ और उनके साथियों ने बिल्कुल सही कहा है। उनके अनुसार अगर हम ये मान लें कि सिस्टम का फोटॉन पक्के तौर पर सिर्फ वेव या सिर्फ पार्टिकल है तो इसके लिए लाइट से भी तेज कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि हमें इस सोच को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। वेव और पार्टिकल की ये रिजिड बाइनरी ही असली प्रॉब्लम है। एबरहार्ड की थ्योरम इस बात को पुख्ता करती है कि हमारी स्टैंडर्ड रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरी बिल्कुल सेफ है। लाइट की स्पीड से तेज कम्युनिकेशन यहाँ मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। याद रखिए, D0 डिटेक्टर पर पैटर्न हमेशा एक धब्बा ही रहता है, कोई इंस्टेंट सिग्नल नहीं भेजा जाता। इंटरफेरेंस केवल बाद में आइडलर डेटा को लाइट की स्पीड से कम्युनिकेट करके पूर्वव्यापी रूप से निकाला जाता है। यूनिवर्स एक पार्टिकल को दूसरे के हिसाब से अपडेट नहीं करता, वो दोनों एक ही अविभाज्य स्टेट हैं। तो कंक्लूजन क्या है? डिलेड चॉइस इरेजर हिस्ट्री को रीराइट नहीं करता, टाइमलाइन पूरी तरह से कॉजल रहती है। ये एक्सपेरिमेंट बस डेटा सॉर्टिंग के जरिए क्वांटम सिस्टम्स की उस गहरी अविभाज्य पूर्णता को दिखाता है जो इन्फॉर्मेशन लोकली हमारे पास नहीं थी। जब वो बाद में मिलती है तो हम बस मौजूदा डेटा को फाइन ग्रेन करते हैं। ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एंटैंगलमेंट समय में पीछे कोई सिग्नल नहीं भेज रहा बल्कि सिर्फ पहले से मौजूद नॉन लोकल कॉरिलेशन को उजागर कर रहा है, तो ये स्पेस, टाइम और इंडिपेंडेंट रियलिटी की हमारी बुनियादी समझ को कैसे बदल देता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के मुकाबले हमारा यूनिवर्स कहीं ज्यादा गहराई से आपस में जुड़ा हुआ है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर जरूर सोचेगा।